जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 24 मार्च 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर अप करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर अप करते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये है गाइज हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैचेस ज्वाइन कर लीजिए। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की प्रॉपर तैयारी होती है। प्लस हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हो तो भी कांटेक्ट करके बैच को ज्वाइन कर लो। और हर एक टॉपिक को यहाँ पर डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया जाता है, और हम प्रूफ भी क्लेम करते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही एग्जामिनेशन में आता है। और देखो, ये बेसिकली टॉपिक्स हैं आज के, जिनको एक एक करके हम लोग जो है वो कवर अप करने वाले हैं। तो अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लेक्चर के दौरान मैं आपको बताऊंगा वो आपको नोट डाउन करना है। चलिए, अब बिना समय वेस्ट किए सेशन को स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट मैं आप लोग के थोड़े से कमेंट जो है वो देख लेता हूं। तो एक स्टूडेंट है जय सिंह करके, उन्होंने #12 क्यों डाल के रखा है? मेरे ख्याल से शायद वो अपने टॉपिक्स को कवर अप कर रहे होंगे, तो इसलिए उन्होंने डाला होगा एक एक दिन करके, कि डे 1 डे 2 टाइप, क्योंकि 1 जनवरी से उन्होंने टॉपिक स्टार्ट किया है पढ़ना शायद। तो मेरे ख्याल से अभी जब 24 मार्च वाले वीडियो को देखेंगे, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि आपने इतने दिनों तक कंटिन्यू रखा है, क्योंकि मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट एक एक करके वीडियो जो है वो कवर अप कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इसलिए #1 2 3 अपने रिमाइंडर के लिए डाल रहे हैं वो। एनीवेज, तो ये भी एक अच्छा मोटिवेशन होता है कि भाई आपने एक टास्क कंप्लीट कर दिया तो उसके नीचे कमेंट डाल दिया। तो उससे आपको पता रहता है कि हाँ भाई, मैंने ये टास्क अपना कंप्लीट जो है वो किया है। वेरी गुड, अच्छी स्ट्रैटेजी है। फिर इसके अलावा ईशा ठाकुर, वेरी गुड, रेगुलर स्टूडेंट्स कमेंट्स कर ही रहे हैं, आंसर्स बहुत बढ़िया। गोल्डी एलेक्स बहुत बढ़िया। और दिग्विजय बहुत शानदार, आप भी अब रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। दिग्विजय ऑलरेडी फोर्स में है। फिर इसके अलावा पायल भारती वेरी गुड, आयुषी सिंह वेरी गुड, सोनम फैंटास्टिक, आयुष गुप्ता बहुत बढ़िया, प्रीति मिश्रा बहुत शानदार, साहिल अख्तर, इन्होंने मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम कमेंट किया है। नोट्स भी बनाना पड़ेगा डेली, बिल्कुल जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसके आप नोट्स अलग से बनाइए। और कितने पेजेस का? तो देखो यार, अगर आप एक पेज का भी करंट अफेयर्स रोज बनाते हो तो भी आपको 1.5 साल के करंट अफेयर्स तो कवर अप करना ही है एग्जामिनेशन के लिए, तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ट्राई करो शॉर्ट टू शॉर्ट नोट्स बनाने की, और मैं भी बहुत कम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ट्राई किया करो आपके जितने भी नोट्स हैं आधे से एक पेज में मैक्सिमम जो है वो हो जाए, क्योंकि जब उसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तो और भी वो शॉर्ट होता जाएगा। और आप 1 साल के करंट अफेयर्स हार्डली 2 से 3 घंटे में आप रिवाइज कर सको, तो इस हिसाब से अपनी बुकलेट बनाओ, तैयार करो। और जितना मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उतना ही नोट डाउन करो, क्योंकि मैं जनरल स्टडीज के आपको यहाँ पर नोट्स बनवाता नहीं हूँ। क्योंकि जनरल स्टडीज के टॉपिक्स में आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, ये टॉपिक जीएस में आएगा तो उसके नोट्स वहां पर बनेंगे आपके। ठीक है। आयुषी सिंह बहुत शानदार। कुलदीप कुलदीप आंसर्स लिखना शुरू करो। समीर भटनागर वेरी गुड। पायल भारती बहुत बढ़िया है सभी लोग। श्रेया तिवारी शानदार, बहुत बढ़िया। चलो, तो अब बिना समय वेस्ट किए हम लोग ये पूरे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। जय श्री महाकाल। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को। तो देखिए, पहली न्यूज जो हम लोग को देखने को मिल रही है, ये केस से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नारा नारासू अप्पा माली 1951 का केस है। राइट, ये केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पहले केस को सुनना। और आज भी पर्सनल लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी के मुद्दे पर बहस होती है इस केस से रिलेटेड। ये केस यूनिफॉर्म सिविल कोड और जेंडर जस्टिस के डिस्कशन में भी क्रूशियल है। तो अब आप एक चीज बस ये लिख लो अपने नोट्स में, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नारासू अप्पा माली 1951 का केस है। ये कभी कभी स्टेट पीएससी डायरेक्ट पूछ सकती है, और ये पूछेगी ये केस किससे रिलेटेड है, और उसमें ऑप्शन में आपको यूसीसी जो है वो दिखाई देगा। मेनली जेंडर जस्टिस दिखे ना दिखे, बट यूसीसी तो जरूर दिखेगा, तो यूसीसी लिख लो। यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या मुझे कमेंट बॉक्स पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक सिंगल लाइन में डेफिनेशन बता सकते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या? और यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सी स्टेट के अंदर आज की डेट में इंडिया में लागू है? कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं। देखते हैं इसका आंसर किसको पता है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा पुराना हो गया, 6 एक महीने पुराना हो गया यूसीसी का, जिसको मैंने कवर अप कराया था। राइट, अब सुनो बात ध्यान से। इस केस में डिसीजन दिया गया था कि पर्सनल लॉज जब तक कोडिफाइड नहीं होते, उन्हें आर्टिकल 13 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि पर्सनल लॉ
कोडिफाइड होंगे तभी उनको चैलेंज किया जाएगा, कोडिफाइड नहीं है तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। रीसेंट केस जैसे कि ट्रिपल तलाक केस 2017 का, साबरीमाला केस 2018 का, इसमें नारासू अप्पा माली के केस को जो है वो दोबारा से देखा गया था, जिसमें यह सवाल उठाया गया था कि क्या इस डिसीजन को फिर से रिकंसिडर किया जाना चाहिए कि नहीं। तो देखो, ये जो जितने भी यानी कि पुराने केसेस होते हैं, तो नए केसेस का जजमेंट देते समय ऑनरेबल कोर्ट जो है वो या फिर लॉयर्स जो है वो पुराने केस को सामने रखते हैं अपने केस को मजबूत बनाने के लिए, या एक एग्जांपल्स के तौर पर जो है वो यूज करते हैं जिससे कि उनका केस और स्ट्रांग हो, राइट। तो अभी चीजें आप ध्यान से समझो कि है क्या, फिर मैं अभी आपको बताऊंगा जो चीज लिखने की वो लिखना। तो नारासू अप्पा माली महाराष्ट्र के एक रेसिडेंट थे, यानी कि महाराष्ट्र में रहने वाले एक व्यक्ति थे, जिनको बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ हिंदू बायगैमस मैरिज एक्ट 1946 के तहत दूसरी वाइफ रखने पर पकड़ा गया था, राइट। यानी कि हिरासत में लिया गया था दूसरी वाइफ रखने पर। उन्होंने दूसरी वाइफ रखी थी तो इस कानून के तहत उनको हिरासत में ले लिया गया। अब ये कानून ने हिंदू मैन के लिए बाईगैमी को पनिशेबल ऑफेंस बनाया, जबकि मुस्लिम मैन को पॉलीगैमी की अनुमति थी। अब बाईगैमी पॉलीगैमी आपको बताया ना, पॉलीगैमी मतलब एक से ज्यादा वाइफ रखना, मतलब रखना मतलब रखना इज नॉट द राइट वर्ड, मतलब एक से ज्यादा वाइफ के साथ रहना, राइट। तो दैट इज करेक्ट। रखना इज मतलब शब्दों पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है guys। ये मेंस में मैं आप लोग को सिखा रहा हूं कि मेंस में लिखते समय इन सब चीजों पर गौर फरमाना, नहीं तो वो आपकी पर्सनालिटी को खराब कर देगा पेपर में। तो देखो, अभी आपने क्या समझा कि ये जो कानून है ये क्या कर रहा है, ये हिंदूज को पनिश कर रहा है अगर हिंदूज ने एक से ज्यादा शादियां करी, एक से ज्यादा वाइफ के साथ शादियां करी, मतलब एक से ज्यादा लेडी के साथ शादी करी, तो उनको पनिशेबल बना रहा है। बट मुस्लिम्स के लिए अलाउड है ना। तो ये केस चला सुप्रीम कोर्ट में, और उससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस कानून को सही करार दिया और यह कहा कि बायगैमी पर रिस्ट्रिक्शन से आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि सोशल रिफॉर्म यानी कि सामाजिक सुधार स्टेप बाय स्टेप किए जा सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक पर्सनल लॉस कोडिफाइड नहीं है, मतलब जब तक पर्सनल लॉस को जो है हम कानून के दायरे में नहीं ला रहे हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी के अंडर नहीं लाया जा सकता। और इस डिसीजन ने लॉन्ग टर्म लीगल इंप्लीकेशंस बनाए। मुझे पता है कि अभी भी आपके ऊपर से चीजें गई होंगी। अब मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा जिससे आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। बात ध्यान सुनो। हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, करेक्ट, यस और नो? सिंपली यस। अलग अलग धर्म में अलग अलग कानून नियम रिचुअल्स हैं, राइट, है ना। अब क्या ये धार्मिक जो नियम है, कानून है, रिचुअल्स हैं, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है या फिर क्या हमारी लॉ बुक में है? नहीं, है ना। लॉ बुक सबके लिए यूनिवर्सल है, सभी को फॉलो करना है। बट हमारी कंट्री के अंदर पर्सनल लॉस भी फॉलो किए जाते हैं, शरीयत लॉ हुआ जैसे, है ना, हिंदू मैरिज एक्ट हुआ जैसे, कमॉन से यस और नो, ये भी फॉलो किए जाते हैं। बट यहां पर यह सवाल उठा कि जब तक कोई पर्सनल लॉ हमारे मेन, जिसको हम फॉलो करते हैं इंडियन सिटीजन्स के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्चम है, जब तक उसके दायरे में चीजें नहीं आ रही, जब तक मेन लॉ बुक के दायरे में यानी कि जैसे इंडियन पीनल कोड हुआ, सीआरपीसी हुआ, भारतीय न्याय संहिता जैसे, राइट, इनके अंदर जब तक नहीं आ रही है तब तक आप किसी पर्सनल कानून को चैलेंज नहीं करोगे या पर्सनल कानून के तहत किसी को हिरासत में नहीं लोगे। ये पूरा मामला चला था। अब बात क्लियर हुई होगी, है ना। अब आगे की थोड़ी चर्चा करेंगे तो और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है वो क्या बोल दिया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि रेस्ट्रिक्शन बायगैमी का हिंदूज के ऊपर ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं कर रहा है किसी प्रकार से, क्योंकि सोशल रिफॉर्म है, सामाजिक सुधार है भाई। वो स्टेजेस में जो है वो इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और पर्सनल लॉ जब तक कि कोडिफाइड नहीं है तो उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी के दायरे में नहीं लाओगे, संवैधानिक जांच के अधीन वो नहीं है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, सिंपल सी चीज। तो जिससे कि ये सब प्रथाएं भी जो है वो कानूनी रूप से स्वीकार्य हो जाती है पर्सनल लेवल पर। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली, क्योंकि हमारे यहाँ पर्सनल लॉज भी जो है वो चलते हैं जो अलाउड है, जब तक कि यूनिवर्सल सिविल कोड जो है वो पूरी कंट्री के अंदर लागू नहीं हो जाता, है ना। और यूनिवर्सल सिविल कोड भी यही है। आप में से काफी सारे लोगों ने आंसर्स भी दे दिया होगा अभी तक यूसीसी के बारे में, कि पर्सनल लॉज को हटाकर एक सिंगल लॉ जो सभी के लिए इक्वली जो है वो जस्टिसेबल हो, सिंपली, है ना। अब देखो बाद के केसेस में इसका क्या इंपैक्ट पड़ा ये समझते हैं।
ट्रिपल तलाक केस था 2017 का, चाहो तो लिख लो ये केसेस के सिर्फ नाम और उसके ईयर, और केसेस के बारे में आप जानते ही हो। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। जो 3 बार बोलते हैं ना तलाक 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 और तलाक हो गया, तो उन्होंने बोला नहीं भाई ये गलत है। और ये डिसीजन नारासू अप्पा माली के प्रिंसिपल्स को इफेक्टिवली बाईपास कर रहा है, क्योंकि यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लॉज में चेंजेस कर दिए, हस्तक्षेप कर दिए, जो कि 1951 के कानून में अलाउड नहीं था। उनने बोला था कि वो भी चले, और कोर्ट जब तक जो है वो उन पर्सनल लॉज पर टिप्पणी नहीं करेगी जब तक वो कोडिफाइड नहीं हो जाते, ये कहा गया था ना 1951 वाले कानून में। इस चीज 2017 में इसको बाईपास कर दिया। साबरीमाला केस आता है फिर 2018 का। साबरीमाला में महिलाओं की एंट्री से रिलेटेड केस था, याद होगा आपको, थोड़ा बहुत बहुत इशू चला था, 2018 का पीरियड था ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को साबरीमाला मंदिर में एंट्री देने का डिसीजन दिया। क्या मुझे कमेंट बॉक्स में साबरीमाला मंदिर कहां पर है, कौन सी स्टेट में है, उसकी लोकेशन दे सकते हो? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला जो है वो साबरीमाला मंदिर में एंट्री करेंगी। ये भी नारासू अप्पा माली के जजमेंट से अलग था। बताओ हाँ या ना? अभी हमने नारासू अप्पा माली के जजमेंट को देखा, तो उसमें यही कहा गया ना कि पर्सनल लॉज अलग रखो और हस्तक्षेप मत करो जब तक कि वो कोडिफाइड ना हो जाए, है ना? मतलब पर्सनल लॉज भी अपनी जगह लीगल है और आपके कोडिफाइड लॉज भी लीगल है, और संवैधानिक जांच तब तक नहीं होगी जब तक आप उसको कोडिफाइड ना करोगे, ये कहा गया था पहले। बट इसको भी बाईपास कर दिया क्योंकि हस्तक्षेप हुआ। फिर शाहबानू केस आता है 1985 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस देने का हक दिया, जो अगेन पर्सनल लॉस के अगेंस्ट था, और इसे जेंडर जस्टिस को प्रमोट किया गया। फिर आता है सरला मुग्दल केस, ये शाहबानू हो गया। फिर सरला मुग्दल केस 1995 का। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ अपना रुख रखा और हिंदू मैन के लिए पॉलीगैमी को मिसयूज करने का इशू उठाया। तो ये भी एक केस हम लोग को देखने को मिला जिसमें हस्तक्षेप हुआ। फिर शायरा बानो केस एक हम लोग को और देखने को मिलता है। इस केस में ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक डिक्लेयर किया गया। जो ट्रिपल तलाक वाला केस था शायरा बानो केस, सेम, जो पर्सनल लॉस को फंडामेंटल राइट्स के अंडर लाने की जरूरत को जो है वो दिखाता है। तो हमने अभी तक जो है वो क्या चीज जो है वो देखी कि इन सभी केसेस में 1951 का जो ये केस हम लोग को देखने को मिला था, अप्पा माली का केस, तो इस केस को जो है वो बाईपास किया गया। अब ध्यान से सुनो मुद्दे को। अब आपने केसेस के नाम लिख लिए, अप्पा माली सिर्फ यही पूछा है किससे एसोसिएट, यूनिफॉर्म सिविल कोड से एसोसिएट है। प्लस मैंने एक और चीज आपको लिखने के लिए कही थी कि आप ये चीज मेंशन कर लो कि कोर्ट का मेन जजमेंट जो है वो क्या था, बस उस केस में। अब बाद में क्या बहस होती है समझते हैं। तो ये अप्पा माली केस को लेकर ये बहस चलती है कि पर्सनल लॉज को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन से एग्जेम्प्ट करने का डिसीजन जेंडर जस्टिस के अगेंस्ट में है क्या, ये बहस चल रही है। कि भाई कहीं आप अप्पा माली के जजमेंट के तहत अगर आप पर्सनल लॉस पर टिप्पणी नहीं करोगे, उनको बिल्कुल ही सेपरेट जो है वो कर दोगे, अलग जो है वो कर दोगे, तो क्या जेंडर इक्वलिटी प्रमोट होगी? क्योंकि काफी सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं जो जेंडर इक्वल प्रैक्टिस नहीं होती, है ना, जहां पर महिलाओं को जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता पर्सनल रिलीजियस लॉस के नाम पर। यस, कम ऑन से यस और नो, यस। तो क्या आपने अप्पा वाली केस को फॉलो किया है? और अगर आप फॉलो करोगे तो क्या कहीं कहीं ना कहीं ये जेंडर इनजस्टिस करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा, है ना? तो ये इस पर बहस चल रही है। अब कुछ लीगल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इस केस के प्रिंसिपल्स को दोबारा देखना चाहिए ताकि जेंडर जस्टिस को इंश्योर किया जा सके। कोर्ट ने अप्पा माली को ओवर रूल किए बिना उसके प्रिंसिपल्स को री इंटरप्रेट किया और जेंडर इक्वलिटी को बेसिस बनाकर रेग्रेसिव प्रैक्टिसेस को स्ट्राइक डाउन किया। मतलब उनने बोला कि चलो ठीक है, हम पर्सनल लॉस पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बट अगर पर्सनल लॉस के अंदर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो जेंडर इक्वलिटी के अगेंस्ट है, तब हम हस्तक्षेप करेंगे। या समाज में अगर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ी सामाजिक तौर पर या सोशल रिफॉर्म के तौर पर, सामाजिक सुधार के तौर पर, तब हम हस्तक्षेप करेंगे। और यह बात बिल्कुल सही भी है। आपको पता है कि हमारे यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने खुद के केसेस को भी रीइंटरप्रेट करती है समय के अकॉर्डिंग। कॉन्स्टिट्यूशन
को एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट के तौर पर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक समय पर, हर एक टाइम पीरियड पर जो कुछ चीजें अच्छी मानी जाती है वो कुछ सालों बाद जो है वो सही नहीं मानी जाती। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में जो है आप देख लीजिए, कलयुग चल रहा है ना। रामायण का काल जो है वो खत्म है। आज की डेट में यू हैव टू, ऑब्वियसली आपको ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेंगी जो आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट की पूर्ति करें। एग्जाम्पल, जैसे कि आज की डेट में आप अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की पूर्ति के लिए जो है वो हो सकता है कि कई बार अपनी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो फॉलो ना कर पाए। यस और नो? पहले के समय पर रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर ज्यादा, बहुत ज्यादा जोर जो है वो दिया जाता था। कि एग्जाम्पल मैं चलो आपको दे ही देता हूं। जैसे कि अ, शाम के बाद जो है, यानी कि कुछ कुछ दिन उपवास रखना है, शाम के बाद जो है आप खाना जो है वो ना खाएं, सूरज ढलने के बाद, ये सब चीजें। बट आज के समय पर ये सब चीजें काफी डिफिकल्ट हो गई हैं। चलो और थोड़ा सा इसको एडवांस में लेकर जाते हैं। जैसे पहले के समय पर, आज की डेट में हर एक व्यक्ति जो है उसके पास अपने हक के लिए लड़ने का एक जरिया है, जैसे सोशल मीडिया है ना। वो अपनी प्रॉब्लम्स वहां पर शेयर कर सकते हैं और फिर वो एक नेशनल प्रॉब्लम के तौर पर उभर कर आ सकती है और उसका सोल्यूशन बन सकता है। क्या पहले ये था? नहीं था। जैसे आज की डेट में सोशल मीडिया हो गया, टेक्नोलॉजीज आ गई। तो जब टेक्नोलॉजीज आई तो टेक्नोलॉजीज का फिर मिसयूज भी होने लगा। तो जब मिसयूज होने लगा तो हमने क्या किया? चीजों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू किए। तो फ्रीडम और रिस्ट्रिक्शंस, इसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यही चीज आने वाले समय में आप लोग करेंगे कि इतनी फ्रीडम जो है वो नहीं दे देनी है कि उसका मिसयूज जो है वो होना शुरू हो जाए, किसी की प्रिवेसी पर खतरा बनना शुरू हो जाए। तो इसलिए आपको रेगुलेट करना समय समय पर जरूरी है। समाज के अकॉर्डिंग चीजों को चेंज करना जरूरी है। तो यही चीज, ये पूरा आर्टिकल जो है वो एक्सप्लेन करके बता रहा है आपको। क्लियर हो गई पूरी चीज? तो क्या चीज लिखने वाली थी वो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। और इस केस की अगर हम बात करें तो ये केस अक्सर जस्टिफाई किया जाता है कि पर्सनल लॉज में इंटरफेरेंस ना करने के लिए, जिससे रिलीजियस कस्टम्स और मैरिजेस, इनहेरिटेंस जैसे इश्यूज में इनकंसिस्टेंट जजमेंट देखने को मिलते हैं। बट कोर्ट जो है वो हस्तक्षेप तभी करती है जब समाज को उस पर्टिकुलर चीज की आवश्यकता होती है या कुछ बैड प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो समाज के लिए अच्छी नहीं है, उसको सुधारने के लिए फिर पर्सनल लॉज पर हस्तक्षेप किए जा सकते हैं। इसीलिए अब यहां पर मेंस का क्वेश्चन बनेगा। इसीलिए हमारे यहां पर स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है रिलीजन और कॉन्स्टिट्यूशन का, यस, ये सिस्टम का स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, रिजिड सेपरेशन नहीं है। हम इंटरप्रेट करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं जब वो प्रैक्टिसेस समाज के लिए एक पल्यूशन का काम कर रही हैं, खतरे का काम कर रही हैं। तब हम इंटरप्रेट करते हैं, तब हम इंटरफियर करते हैं, तब हम हस्तक्षेप करते हैं। बात समझ में आई? क्लियर हुई? बस यही चीज आपको समझनी थी मेनली। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी अगर हम थोड़ी सी जो है वो चर्चा कर लें, बेसिक, जिसके बारे में आपको जानकारी है ही। तो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड अब भी लीगल और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक इंपॉर्टेंट एजेंडा है, जो रिलीजियस पर्सनल लॉज को रिप्लेस करके कॉमन लीगल फ्रेमवर्क चाहता है। क्योंकि यूसीसी का मतलब यही है कि सभी पर्सनल लॉज हटा दो, एक सिंगल कानून सभी लोग फॉलो करें। उत्तराखंड ने रिसेंटली जेंडर न्यूट्रल सिविल कोड इंप्लीमेंट किया, जो फ्यूचर लीगल बैटल्स का एक स्टार्टिंग पॉइंट बन गया है। तो जो मैं आपसे पूछ रहा था कौन सी स्टेट है जहां पर यूसीसी लागू हुआ है, तो वो उत्तराखंड है गाइस। तो जब ऐसे कानून को कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो अप्पा माली का जो पुराना जजमेंट है इसको दोबारा से दोहराया जाएगा और ये क्वेश्चन उठाया जाएगा कि क्या इस डिसीजन की रेलेवेंस अब मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में बनती है कि नहीं। ये डिबेट चल रही है कि क्या पर्सनल लॉज को फंडामेंटल राइट्स से एग्जेम्प्ट करना चाहिए या उन्हें भी अदर लॉज की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी यानी कि संवैधानिक जांच के दायरे में लाना चाहिए। तो दैट इज द मुद्दा। और यही मुद्दे से रिलेटेड आपसे मेंस का
क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, जिसको अब आप स्मार्टली हैंडल कर सकते हो, मैं ये उम्मीद करता हूं। आपको सिंपली इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो है, ऑब्वियसली आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लिविंग एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट उसको एक्सप्लेन कर देना है। और आपको पुराने एग्जाम्पल्स देने, जैसे सती की प्रैक्टिस दो आप, साबरीमाला की दो, ट्रिपल तलाक की दो, कि जैसे जैसे हम मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे समाज के अंदर लोगों की थिंकिंग मॉडर्नाइज हो रही है, चेंज हो रही है, लोग थोड़े से और ज्यादा लिबरल हो रहे हैं, तब उस समय पर हमें यह ध्यान में रखना जरूरी है कि जो प्रथाएं चलती आ रही हैं वो किसी के लिए कलंक ना बन जाए, किसी को प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे, इसलिए हमें उसे अब चेंज करने की आवश्यकता है। जिससे कि काफी सारे लोग जिनको काफी सारी बाधाओं का, बैरियर्स का सामना करना पड़ सकता है इन पर्सनल कानून के चलते, तो उनको जो है वो हम न्याय प्रोवाइड कराएं। तो ये सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय से जुड़ा भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो होपफुली जो चीज मैंने आपको बताई वो आपके दिमाग में जो है वो गई होगी, राइट? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि एक टॉपिक को जो है वो, देखो जितनी चीज मैं आपको बता रहा हूं उसमें से मैंने जो 30-40% चीजें आपको बताई हैं वो यहां पर लिखी भी नहीं है। तो दैट इज वाई मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि आप जब हमें फॉलो करते हैं, यहां पर कंटिन्यू रखते हैं, तो आप ये इंश्योर करिए कि आपको यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन हर सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हर डायरेक्शन में मिलेगी। क्योंकि ये तो सिर्फ एक आर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, इस आर्टिकल के पीछे 4 से 5 आर्टिकल्स मैंने ऑलरेडी रीड जो है वो किए अलग अलग सोर्सेज से, और उसके बाद पूरा मिश्रण आपको दे रहा हूं मैं। इसलिए तो आप हमें फॉलो करते हैं। और इसी बात पे एक लाइक हो जाए, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो। इतने सारे लोग रेगुलर बेसिस पर देखते हैं और बट लाइक्स बहुत कम लोग करते हैं, तो लाइक का बटन जरूर हिट किया करो, जिससे कि वीडियो जो है वो प्रमोट हो। चलो, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। यूसीसी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, आज ये आपका टास्क है, क्योंकि यूसीसी से रिलेटेड भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अच्छा, क्या यूसीसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है यूनिवर्सल सिविल कोड के बारे में? अगर लिखा है तो वो किसके अंदर है? फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, किसके अंदर है बताओ? कमेंट बॉक्स पे लिख करो किस आर्टिकल में है यूसीसी का जिक्र। देखते हैं इसका आंसर भी कौन देता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कैंसर से रिलेटेड ये टॉपिक है, 2 टॉपिक्स मिलेंगे आज के लेक्चर में आपको कैंसर से रिलेटेड, एक ये वाला और एक कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड टॉपिक नंबर 5 हम लोग कवर अप करेंगे। तो वर्तमान में इस बात पर बहस चल रही है कि क्या भारत में कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कदम को अपोज किया है, कहकर कि नोटिफाइबल डिजीज आमतौर पर इन्फेक्शियस होती हैं, जबकि कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जो आप जानते ही हैं। 2014 में स्नेक बाइट्स को नोटिफाइबल डिजीज के रूप में डिक्लेयर किया गया था। लिख लो आप, स्नेक, ये चीज एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। सांप का काटना, स्नेक बाइट जो है ना, वो नोटिफाइबल डिजीज है 2024 में। और अब ये कहा जा रहा है कि कैंसर को भी इसको नोटिफाइबल बनाया जाए। नोटिफाइबल समझ रहे हो ना भाई? इंपॉर्टेंस वाली, कि भाई देखो ये एक बड़ी बीमारी है, इस पर सतर्कता बनाई जाए, क्योंकि स्नेक बाइट से भी बहुत ज्यादा डेथ होती है इंडिया के अंदर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो 1995 में यूएसए में लीड पॉइजनिंग, जो लीड होता है लेड जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको भी नोटिफाइबल डिजीज बनाया गया था। इस बात को फिर से रिकंसिडर करने की मांग हुई है अब। कुछ भारतीय राज्यों में, यानी कि कुछ स्टेट्स में पहले ही कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं, जिससे राष्ट्रीय लेवल पर इस विचार पर चर्चा हो रही है कि इसको नेशनल लेवल पर भी जो है वो इंप्लीमेंट किया जाए। आइए थोड़ी सी नोटिफाइबल डिजीज की चर्चा करें। क्या होती है नोटिफाइबल डिजीज? लिख लो इसकी डेफिनेशन। जो लीगली गवर्नमेंट अथॉरिटीज को रिपोर्ट करनी पड़ती है, ताकि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रैकिंग, यानी कि किसको कितनी बीमारी है उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, उस बीमारी को खत्म करने के लिए जो ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है उसके पर्याप्त संसाधन, रिसोर्सेज अवेलेबल हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में, और अर्ली इंटरवेंशन किया जा सके, बीमारी को खत्म करने के लिए जल्द से जल्द हस्तक्षेप किए जा सके। तो ऐसी बीमारियों को हम लोग नोटिफाइबल डिजीज जो है वो कहते हैं। लिख लेना भैया, ये पूरी चीजें डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि नोटिफाइबल डिजीज कौन सी है जिस पर गवर्नमेंट अपना पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करती है और लीगली रिपोर्ट
की जाती है उस बीमारी की इंफॉर्मेशन सरकार को, डेटा इसके पार्लियामेंट तक में जो है वो रखे जाते हैं। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, इस कानून के तहत एपिडेमिक डिजीज को नोटिफाई और रेगुलेट करने की सिस्टम बनाई गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ बीमारियों को नोटिफाइबल बनाता है ताकि पूरे दुनिया भर में उसकी सर्विलांस, उसकी जांच, उसकी निगरानी, मॉनिटरिंग जो है वो हो सके। आमतौर पर बीमारियां जैसे टीबी, मलेरिया, कोविड 19 को उनके रैपिड स्प्रेड की एबिलिटी के चलते नोटिफाइबल डिजीज बनाया जाता है, जिससे कि उसका प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाए। समझ रहे हो आप? तो नोटिफाइबल डिजीज की डेफिनेशन जो है वो मैंने आपको बता दी। इवन एक इंपॉर्टेंट चीज, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की अगर हम जो है वो चर्चा करें, तो उन्होंने रिसेंटली स्नेक बाइट को नोटिफाइबल कंडीशन डिक्लेयर किया है डिस्पाइट इट बीइंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो अगर ये बहस चल रही है कि नोटिफाइबल डिजीज सिर्फ फैलने वाली बीमारियां होती हैं, तो ये गलत है। आप अब बता सकते हैं कि नहीं, 2024 में स्नेक बाइट को भी एक नोटिफाइबल डिजीज के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है। अब सुनो बात ध्यान से, कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज बनाना चाहिए या नहीं, इस पर सिर्फ चीजें सुनो, लिखने की आपको जरूरत नहीं है। देखो, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम, इसने करेंटली जो रिपोर्ट ये तैयार करता है वो मात्र 16% इंडिया की पॉपुलेशन को कवर करता है, जो कि उसकी इफेक्टिवनेस को लिमिट करती है। अगर कैंसर को नोटिफाइबल बनाया जाता है तो डेटा कलेक्शन बेहतर होगा। ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसे देशों में कैंसर को नोटिफाइबल बनाया गया, ये लिख सकते हो आप। और याद रखने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर, ऑस्ट्रेलिया और यूके, इन देशों में कैंसर को जो है वो नोटिफाइबल बनाया गया है। लगभग 50% कैंसर से रिलेटेड डेथ जो है वो प्रिवेंट की जा सकती है अगर उसका रिस्क फैक्टर को कंट्रोल किया जाए, जैसे स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, कार्सियोजेनिक केमिकल्स के एक्सपोजर में आने से। और ये सब चीजें कब पता लगेगी? जब इसके डेटा, इसके रिकॉर्ड जब जनता के सामने जाएंगे तो जनता को थोड़ा डर लगेगा, और फिर जनता उस डर के कारण जो है वो अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगी और थोड़ी सी सतर्क होंगी। क्योंकि जब लोग देखते हैं ना, जैसे कोविड, सिंपल एग्जांपल है बॉस, कोविड 19 के समय पर देखो, जब जैसी जनता को पता लगा अरे बाप रे कितनी तेजी से लोग मर रहे हैं, तो साइड बैठा व्यक्ति कोविड के समय पे जब खांस भी देता था ना, तो उसको ऐसे देखा जाता था जैसे कि वो टेररिस्ट हो। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं तो? आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कोविड 19। देखा होगा कोई बस में एकदम खांस दे तो सब पूरे लोगों की निगाहें उसकी तरफ एकदम डर के मारे जाती थी। यानी कि जितनी भी वहां पर लोग बैठे ऐसे डर के मारे उसको देखते थे कि अरे बाप रे। एक मैं उसमें था, इंडिगो में था एक बार। तो मैं, मेरे ख्याल से शायद दिल्ली या हैदराबाद, दोनों में से किसी कहीं जगह जा रहा था मैं, इंदौर से। तो उस समय ऐसा ऐसा जो है वो नोटिस किया था, रिसेंट ही केस था कोविड 19 का। तो जब लॉकडाउन जो है वो ओपन हुआ था, सर्विसेज वगैरह दोबारा से शुरू हुई थी, तब एक कंटिन्यूअसली एक आदमी जो है वो खांसे जा रहा था फ्लाइट में। तो दूसरे लोग इतने डरे हुए थे, मतलब वो खराश कर रहा था, खांस रहा था। तो उनकी ऐसी हालत खराब थी कि इवन मतलब 4-5 लोगों ने उनको, एयर होस्टेस को जो है वो बुलाकर क्लियर बोला कि यार उसको या तो बाथरूम बंद करो या दूर दूर रखो उसको, हमें स्प्रेड हो गया। तो एक तो ऐसे ये पैक वो है, तो अब ऑब्वियसली बात है, एयर होस्टेस ने बहुत उनको समझाया कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम अभी अलाउ कर रहे हैं उन्हीं पेशेंट्स को, सॉरी उन्हीं लोगों को जिनके पास पूरा वो नहीं था कि टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह आपको कैरी करके ले जाना पड़ता था जहां पर भी आप ट्रैवल कर रहे हो, जा रहे हो। इवन आप स्टेट से बाहर जाते थे तो नाके लगे रहते थे, उसमें भी चेकिंग होती थी, है ना? तो वो सब चीजें थी। तो क्या ही बोले भाई। तो आपने भी शायद नोटिस किया होगा इस प्रकार की कोई चीज है। तो हमने क्या देखा कि कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज बनाएंगे तो उसका डेटा बेटर तरीके से कलेक्ट होगा, बेटर डेटा कलेक्ट होगा तो आप अच्छे मेजर्स ले सकोगे। भारत के 17 राज्यों ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के थ्रू कैंसर को, पता है, नोटिफाइबल डिजीज बनाया है, जो नेशनल लेवल पर इसकी जरूरत को उभारता है। फिर इसके अलावा इसके अगेंस्ट की अगर हम बात करें, क्यों नहीं बनाना चाहिए? देखो यार, पहले तो नॉन कम्युनिकेबल नेचर, कैंसर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो ह्यूमन कांटेक्ट के थ्रू नहीं फैलती, इसलिए इसे नोटिफाइबल डिजीज बनाना रेलिवेंट नहीं लगता, ऐसा आलोचकों का कहना है कि नहीं बनाना चाहिए। नोटिफाइबल डिजीज में पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटी दी जाती है, जो इंडिविजुअल प्रिवेसी के ऊपर हो सकती है।
ये लोगों को डायग्नोसिस लेने में हेजिटेशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि भाई, अब मैं अपना पर्सनल बताता हूं, वैसे जो मैं बताऊंगा वो चीज गलत है, ये नहीं करना चाहिए। मैं जनरली बताऊं, मैं अपना टेस्ट वगैरह नहीं करवाता। मैं डरता हूं टेस्ट करवाने से। क्यों? मैं मुझे ऐसा लगता है कि यार, कोई ना कोई गड़बड़ी अगर जब सामने दिख जाएगी ना, तो दिमाग जो है वो उस गड़बड़ी के कारण और गड़बड़ हो जाएगा। ये पता नहीं क्यों मेरे अंदर है ऐसा, बट वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। रेगुलर आपको हाँ, बट अगर कोई समस्या आती है तब आप चेकअप कराओ। जैसे मैंने कई बार देखा है, कुछ कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन होते हैं जिनको रेगुलर टेस्ट चाहिए, रेगुलर डॉक्टर के पास जाना है, पता नहीं। मेरा मानना है कि भाई जब आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम हो तभी आप जाओ। लोग खांसी सर्दी के लिए 2-3 दिन खांसी सर्दी हुई उसमें ही चले जाते हैं, अच्छी बात है, ये अच्छी प्रैक्टिस है। बट एक्चुअल थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए भाई। आपको जो वायरल सिम्टम्स हुए बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, अब वो 2-3 दिन तक तो रहेगा ही। और बॉडी की खुद की एबिलिटी होती है खुद को ठीक करने की। बट जब इसी बीच पता लग जाए कि आपको एक मेजर प्रॉब्लम है, तो इंसान वो प्रॉब्लम सोच सोच के ही बेचारा टेंशन में मर जाता है। इसके अलावा अगर आप इसको एक नोटिफाइबल डिजीज बनाओगे भी, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के ऊपर बर्डन पड़ेगा। राइट? तो ये बुलेट पॉइंट्स अगर चाहो तो लिख सकते हो, वैसे मत लिखो, लिखने की आवश्यकता नहीं है, उतना कुछ खास जो है वो नहीं है। बस यही था गाइस इस टॉपिक के अंदर पूरा। अगर सारे कैंसर्स को नोटिफाइबल बनाने की बजाय हाई रिस्क कैंसर जैसे सर्वाइकल और लंग कैंसर को डॉक्यूमेंटेबल डिजीज के रूप में मैंडेटरी डेटा कलेक्शन के लिए ट्रीट किया जा सकता है, यानी कि सभी कैंसर्स को मत बनाओ नोटिफाइबल। कुछ स्पेसिफिक कैंसर जिनका रिस्क बहुत ज्यादा है, जिनके केसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं, उन्हीं को बनाओ बस। और वो भी डॉक्यूमेंटेबल डिजीज बनाओ, कि भाई जिसके डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट किए जाएं। और कैंसर डेटा कलेक्शन को आयुष्मान भारत डिजिटल स्कीम के साथ या मिशन के साथ जो है वो लिंक करके एक सेंट्रलाइज्ड कैंसर रजिस्ट्री क्रिएट की जा सकती है। कोविन जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा सकता है कैंसर स्क्रीनिंग रिकॉर्ड्स को इंटीग्रेट करने और फॉलोअप के लिए। पॉपुलेशन बेस्ड रजिस्ट्री की नंबर को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि कैंसर टेस्टिंग और रिलेटेड फैसिलिटीज को नेशन वाइड एक्सपेंड किया जा सके। यही चीज है। आप फ्री स्क्रीनिंग करो भाई, कैंसर स्क्रीनिंग को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर एक्सपेंड करना चाहिए, ताकि लो इनकम फैमिलीज को फ्री टेस्ट जो है वो, फ्री डायग्नोसिस टेस्ट जो है वो मिल सके। और फिर कैंसर सर्वाइवर्स को एम्बेसडर्स बनाया जा सकता है, कि भाई मैं कैंसर से बचकर आया हूं, तो आप भी बच सकते हो, तो इसका इस तरीके से इलाज करो। जैसे कि मैं हूं, मैं ऑटो मुझे एक ऑटो इम्यून डिजीज थी, एनकोल्यूजिंग स्पॉन्डिलिटिस नाम की, बहुत ही डेंजरस थी यार। मतलब बहुत सालों तक मैं परेशान रहा, कम से कम 12 साल तक डेडली पेन झेला था मैंने। फिर मेरे स्टूडेंट्स यानी कि आप लोगों की दुआओं की वजह से, और कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ टॉनिक्स वगैरह मुझे गिफ्ट किए थे, तो उससे मुझे काफी राहत जो है वो मिली थी। और आज की डेट में मैं दूसरे लोगों को जो है वो गाइड करता हूँ कि कैसे इस बीमारी से जो है वो आप मतलब ठीक हो सकते हैं, कैसे क्या करेंगे जिससे कि ठीक हो जाए। तो वो उस चीज पे भी मैं आज की डेट में एंगेज हूँ। तो होता यही है भाई, कि अगर आपने जो मुकाम हासिल कर लिया उसके बाद आप दूसरों को हेल्प करो कि वो वहां तक पहुंचे। जैसे कि आप करेंगे, अब जब सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, फिर बताएंगे कि भैया मिलो झा सर से, है वो आपको जो है वो हेल्प करेंगे, है कि नहीं? अब आगे की बात करते हैं चलिए, और बोलेंगे कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करो। चलो, तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया, और भारत के प्रधानमंत्री के साथ ट्राइपर्टाइट डिस्कशन की, जिसमें कई क्षेत्रों में, कई सेक्टर्स में सहयोग को लेकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया। न्यूजीलैंड के नेता 10th राइसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि रहे, और उन्होंने उद्घाटन भाषण भी दिया। इस यात्रा में राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को सुलझाने पर फोकस किया गया, और इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, समुद्रिक मैरीटाइम पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशंस को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। लिखने की जरूरत नहीं है इंडिया न्यूजीलैंड के रिलेशंस के बारे में, चाहो तो ये वाला बस पॉइंट जो है वो लिख सकते हो कि 10th राइसीना डायलॉग के चीफ गेस्ट कौन थे, तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, लिख लेना। अब सिर्फ सुनो चीजों को। तो दोनों देशों ने ओपनिंग डोर्स टू इंडिया की नीति के तहत एक म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमति व्यक्त करी, कि भाई न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में बातचीत होगी। अच्छा, न्यूजीलैंड मैप में कहां पर है, देखो जरा। न्यूजीलैंड की लोकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग होती है अक्सर। नई नई प्रिपरेशन जो लोग करते हैं, और या फिर बहुत समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं बट मैप को ध्यान में नहीं रखते, तो उनको न्यूजीलैंड की लोकेशन ही नहीं पता होती। देखो जरा जाके न्यूजीलैंड कहां पर है। अब सुनो।
तो व्यापार और निवेश को आसान बनाने के लिए ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर एईओ म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन अरेंजमेंट्स पर साइन किए गए, लिखने की जरूरत नहीं है, ये आएगा आगे चल के तो अपन डिस्कस करेंगे। फिर इसके अलावा रीजनल जो कॉमर्स है, क्षेत्रीय व्यापार जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, इन क्षेत्रों में कुछ मुख्य एरियाज जैसे डेयरी और फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, डिजिटल इकोनॉमी, फिनटेक सोल्यूशन, और फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, वाइन, हॉर्टिकल्चर, इन सब एरियाज पर जो है वो बातचीत हुई। डेयरी पर भारतीय हाई टैरिफ और भारतीय निर्यात पर, एक्सपोर्ट्स पर न्यूजीलैंड की सैनिटरी बैरियर्स जैसे कि जैसी चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों में व्यापार बढ़ाने के लिए नए तरीके खोज रहे हैं, अपना रहे हैं। तो इन सब चीजों पर इनकी चर्चा हुई। तो सभी कंट्रीज मिलकर जब बैठती हैं तो ट्रेड को एनहांस करने पर फोकस करती हैं। फिर डिफेंस कॉपरेशन पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई, रक्षा सहयोग पर, जिसमें मिलिट्री एक्सरसाइज, फिर ड्रिल्स करेंगे ये लोग, और भी काफी सारी चीजें हैं जो नेवी वगैरह जो है वो ड्रिल्स करेंगी, है ना। इन सब चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज किए जाने पर बात हुई है। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत बनाया जा रहा है। न्यूजीलैंड ने भारत की इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव्स में शामिल होने की रुचि दिखाई है, जो इस क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बढ़ाने में मददगार होंगी। दोनों देश मुंबई 11 और क्रिस्ट चर्च 2019 में बहुत खतरनाक हुआ था। क्रिस्ट चर्च वही वाला हमला था ना, एक मेरे ख्याल से ऑस्ट्रियन ने बेसिकली लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग में अटैक किया था, ये भी बड़ा खतरनाक था। ये वही था मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंसिडेंट था, टेररिस्ट इंसिडेंट। तो इन हमलों के अनुभव को याद करते हुए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट को दोहरा रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं टेररिज्म को खत्म करना है। भारत और न्यूजीलैंड में खालिस्तान समर्थन करने वाले तत्वों पर चिंता व्यक्त करी, जिसे न्यूजीलैंड सरकार ने प्राथमिकता जो है वो दी है। पॉजिटिव आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो शो किया है कि इस प्रकार की एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए सेपरेशन की, जो सेपरेशन को जो है वो बढ़ावा जो है वो दे। एनीवेज, तो दोनों देशों ने एक फ्री, ओपन और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक ऑर्डर को सपोर्ट करने का संकल्प लिया और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के तहत समुद्रिक स्वतंत्रता को बनाए रखने पर जोर दिया। न्यूजीलैंड और भारत की जो रिफॉर्म्स की बात हुई है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप जो है वो मिलनी चाहिए इंडिया को, तो इस पर भी न्यूजीलैंड ने इंडिया को सपोर्ट करने की बात करी। इवन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल होने पर भी समर्थन की बात करी। इस यात्रा में जियो पॉलिटिकल तनाव, जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, चाइना के इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते हुए प्रभाव को लेकर भी चर्चा हुई। न्यूजीलैंड ने यह भी कहा कि आजकल ग्लोबल डिप्लोमेसी में सुरक्षा के पहलू ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं और ट्रस्टेड पार्टनर्स से रेजिलियंट सप्लाई चेन्स को प्राथमिकता दी जा रही है, कि भाई आप उन्हीं पर भरोसा करोगे कि जो धोखा ना दे। बट आज की डेट में भाई कौन कब धोखा दे जाए, यू डोंट नो। बस ये चीज थी। फिर क्लाइमेट चेंज पर भी चर्चा होनी ही थी, ऑब्वियस सी बात है, ये मेजर इशू है ये। तो न्यूजीलैंड ने भारत के इंटरनेशनल सोलर अलायंस को सपोर्ट करने की अपनी कमिटमेंट को दोहराया और कोलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सीडीआरआई, आज एक काम करना, एनवायरमेंट की बुक से ये सीडीआरआई को पढ़ लेना, और आपके एनवायरमेंट के नोट्स में ये लिखवा दिया जाएगा, अलग से इसके नोट्स मत बनाना, एनवायरमेंट में बना लेना अगर नहीं बनाए तो। ये सीडीआरआई इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो आता जाता रहता है बहुत बार। और इस यात्रा के दौरान कुछ मुख्य क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की गई, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो ये भी पढ़ लेना आज, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, इनोवेशन, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर में नॉलेज जो है वो शेयर करने की इन्होंने चर्चा जो है वो करी। फिर एजुकेशन और स्पोर्ट्स सेक्टर में भी शिक्षा सहयोग के क्षेत्र में दोनों देशों ने अपनी एकेडमिक पार्टनरशिप, स्टूडेंट एक्सचेंज, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को मजबूत करने के लिए अपने सहयोग को बढ़ाने का फैसला लिया। न्यूजीलैंड भारत के स्टूडेंट्स के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन बन गया है। मेरे भी काफी सारे फ्रेंड्स वहां पर हैं न्यूजीलैंड में। और भारत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है। भारत न्यूजीलैंड के बीच खेल के संबंधों के 100 साल पूरे होने के अवसर पर एक स्पोर्ट्स कॉपरेशन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया
और इस अवसर को 2026 में मनाया जाएगा। तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में स्पोर्ट्स रिलेशंस को 100 ईयर्स पूरे हो गए हैं और 2026 में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये बताया गया है। न्यूजीलैंड में भारतीय डायस्पोरा काफी प्रभावित है, आपको ऑलरेडी पता है। जो उनकी कुल जनसंख्या का 6% है, तो 6% इंडियन ओरिजिन के लोग हैं न्यूजीलैंड में। और ये ट्राइपार्टाइट जो रिलेशंस है, यानी कि जो एग्रीमेंट हुए हैं, इसको मजबूत बनाने में एक मुख्य रोल अदा करते हैं। न्यूजीलैंड नेता ने भारतीय प्रवासी कम्युनिटी के योगदान को सराहा, खास तौर पर आईटी, स्वास्थ्य सेवा और इंजीनियरिंग जैसे स्किल सेक्टर्स में देने की बात करी। भारत ने अपने स्टूडेंट्स और टूरिस्ट की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की थी और न्यूजीलैंड सरकार ने उन्हें पूरी सुरक्षा देने का वचन भी दिया। तो हमने बोला कि भाई हमारे जो स्टूडेंट्स वहां पर जा रहे हैं तो देखो उनको भी यार किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना है। तो न्यूजीलैंड ने बोला हाँ कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, अपने ही बच्चे हैं। फिर 2015 से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो बातचीत रुक गई थी कुछ चैलेंजेस की वजह से। डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ है, नॉन टैरिफ बैरियर जैसे कि सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी रेस्ट्रिक्शन जो है, तो इस पर बातचीत रुक गई थी, अब दोबारा से शुरू हो गई है। बट फिर भी ये अभी भी आप कह सकते हैं कि गले की हड्डी है, जिसको निगला नहीं जा रहा ना उगला जा रहा है, जो दोनों के रिलेशंस खराब कर रही हैं। नेक्स्ट 2023-24 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार सिर्फ 1.75 बिलियन यूएस डॉलर था, जिसमें एक्सपोर्ट 0.64 बिलियन यूएस डॉलर और इंपोर्ट 0.91 बिलियन यूएस डॉलर था। इसका मतलब है कि व्यापार की कैपेसिटी अभी भी कम है। न्यूजीलैंड की फॉरेन पॉलिसी ऑस्ट्रेलिया और यूएस के साथ क्लोजली अलाइंड है, जबकि इसका इकोनॉमिक डिपेंडेंस चाइना पर है। इसलिए भारत के साथ कुछ राजनीतिक डिफरेंसेस हो सकते हैं, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होने की संभावना है। तो फ्री ट्रेड ट्रेड एग्रीमेंट, एफटी जो है, एफटीए जो है, तो इसको हम लोग को कंप्लीट करना जरूरी है। डेयरी इश्यूज को दूर करने के लिए सेक्टर स्पेसिफिक एग्रीमेंट्स बनाए जा सकते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर, फार्मा, डिजिटल सर्विस के लिए। म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन अरेंजमेंट्स को फास्ट ट्रैक करना होगा ताकि प्रोडक्ट स्टैंडर्ड के लिए बैरियर कम किए जा सके। न्यूजीलैंड की क्लाइमेट टेक एक्सपर्टीज को लेवरेज करके भारत की लो कार्बन ट्रांजिशन में मदद की जा सकती है, यानी कि उनकी टेक्नोलॉजी से हम लोग जो है वो काफी कुछ जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। एनीवेज, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज और मैरीटाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग को एनहेंस किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को और मजबूत करना होगा। तो इन सब एरियाज पर काम करेंगे। सिर्फ सुनने वाला टॉपिक था ये न्यूजीलैंड और इंडिया के रिलेशंस के बारे में। बाकी 10वीं रायसीना डायलॉग जो है उसके चीफ गेस्ट के तौर पर ये आए हैं, तो ये चीज बस आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे बस। नेक्स्ट टॉपिक, अब ये भी टॉपिक सुनने वाला है। तो इंडिया ने एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अचीव की है, जो कि 330 मिलियन और 350 मिलियन से भी ज्यादा था। लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में हम अच्छा खासा प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इन उपलब्धियों के बावजूद भी इंडिया की कृषि को पानी की कमी है, आपको ऑलरेडी पता है, मिट्टी खराब हो रही है हमारी। फिर सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज तो है ही है, फार्मर्स को उतना पैसा मिल नहीं पा रहा है ना। तो ये सब गहरे संकट है, वही इस आर्टिकल में बताया गया है जो आप जानते ही हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक पॉलिसी पेपर है, अ स्पेशल असेसमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन इंडियन एग्रीकल्चर। लिखने की जरूरत नहीं है, ये इन्होंने जारी किया। ये वाली रिपोर्ट नहीं पूछेंगे वैसे ये लोग, जो सस्टेनेबिलिटी को एनवायरमेंटल हेल्थ, मिट्टी और पानी की क्वालिटी और सामाजिक आर्थिक विकास के आधार पर इवेल्युएट करता है। तो इन्होंने हमारे यहाँ पर क्या क्या चीजों की कमी थी उसका प्रॉपर एनालिसिस करके दिया आईसीएआर ने। आईसीआर ने 51 इंडिकेटर्स के साथ कंपोजिट इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी डेवलप किया, जिसमें मिट्टी की हेल्थ, पानी की क्वालिटी, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स शामिल किए गए। नेशनल एवरेज इंडेक्स की वैल्यू 0.49 है, जो मॉडरेट लेवल ऑफ सस्टेनेबिलिटी को इंडिकेट करता है, यानी कि अभी भी उतना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमारा नहीं है। जबकि मिट्टी की हेल्थ काफी स्टेबल है, पानी के रिसोर्सेज और सामाजिक आर्थिक सस्टेनेबिलिटी में सिग्निफिकेंट इनकंसिस्टेंसी देखी जा रही है, यानी कि अभी भी पानी की हेल्थ में दिक्कतें हैं, पानी की पानी की कमी है। और सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हम लोग को अभी भी देखने को मिल रहे हैं, किसानों को उतना पैसा नहीं मिल पा रहा इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, महंगाई के अकॉर्डिंग। फिर मिजोरम, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड अपने स्टेट वाइज परफॉर्मेंस में नेशनल एवरेज से ऊपर है, क्योंकि इन राज्यों में गाइस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट हो रहा है, फार्म क्रेडिट एक्सेस और सस्टेनेबल इनपुट्स यूसेज बेहतर है, यानी कि किसानों को
इजिली लोन मिल जा रहा है ना, रिसोर्सेज प्रॉपर अवेलेबल हैं, जानकार किसान हैं, ऐसे इनिशिएटिव अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा रहे हैं, इसलिए ये सब स्टेट्स दूसरी स्टेट से आगे हैं। राजस्थान सबसे नीचे रैंक करता है क्योंकि वहां ड्राई कंडीशंस और पानी की सीवियर स्कार्सिटी है। आप जानते हैं राजस्थान की हालत खराब है पानी के मामले में। इंडो गैंगेटिक प्लेन देख लो आप, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाणा, जहां पर पैडी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है, धान की खेती होती है। और जो राइस डोमिनेट स्टेट्स है, झारखंड, असम, उनको क्लाइमेट चेंज और इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से हाई रिस्क का सामना करना पड़ रहा है। पानी की समस्या बढ़ती जा रही है ना। तो मेन प्रॉब्लम्स क्या है एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी के लिए? पानी की समस्या। तो बहुत समस्या, ये आंकड़े वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। मिट्टी खराब हो रही है, क्लाइमेट चेंज ने स्थिति खराब कर दी है, जितना प्रोडक्शन की जरूरत है उतना प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा, आंकड़े लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बस यही चीज थी इसके अंदर, और कुछ नहीं था। तो हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जो है वो आगे बढ़ना पड़ेगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, कि हम एक ऐसी प्रैक्टिसेस करें जिससे कि एनवायरमेंट भी जो है वो बढ़िया रहे, और फ्यूचर जनरेशन को भी, आज की जनरेशन को भी फायदा मिले, फ्यूचर जनरेशन को भी फायदा मिले। दिस इज द पॉइंट दैट यू शुड नो। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली, बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो क्रॉप रोटेशन करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, टिलेज कंजर्वेशन पर फोकस करना है, कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर पर फोकस जो है वो करना है, ये पूरी चीज लिख सकते हो आप। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होता है? एनवायरमेंट को बेनिफिट होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं, सोशल बेनिफिट होते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग यार आजकल सक्सेसफुल जो है वो नहीं है यार, मतलब ये बड़ी इश्यूज जो है वो उसने क्रिएट किए हुए हैं। सिक्किम में तो हालत खराब भी हुई है, भूटान में भी हालत खराब हुई है इस चीज के चलते। लोग वापस से जो है वो ट्रेडिशनल फार्मिंग करना जो है वो शुरू कर दिया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की जगह अभी जो आपके बजट में भी था नेचुरल फार्मिंग, वो आप मेंशन जो है वो कर सकते हो। फिर ये देखो, ये लिख लेना, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसके नोट्स बना लो। इसके अंडर आती है ये, एनएपीसीसी के अंडर। अब ये लिखने की जरूरत नहीं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को प्रमोट करती है, इसके नाम में छुपा हुआ है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2, जीरो हंगर से एसोसिएटेड, और मैंने आपको बोल चुका है हर एक आपको 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट हम और बेहतर करें, ऐसे क्रॉप्स पर फोकस करें जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, पेस्ट रेजिस्टेंट हो, डिजीज रेजिस्टेंट हो। यानी कि यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की यहाँ पर बात हो रही है बस। ऑफर करें रिवॉर्ड्स, सब्सिडीज, कि जो भी किसान जो है वो सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको हम इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराएं। तो ऐसी चीज करें जिससे कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को और प्रमोशन जो है वो मिलेगा, बस दैट्स इट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उस पर बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान से चीजों को सुनना। इंडिया कार टी सेल, और जहां पर टी सेल आता है तुरंत आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि कैंसर की बात हो रही है गुरु। तो देखो यार, इंडिया का पहला काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर यानी कि CAR टी सेल थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट लैंसेट हेमेटोलॉजी में पब्लिश हुआ है। इसमें 73% रिस्पॉन्स रेट दिखाई गए हैं बी सेल ल्यूकमिया और लाइफोमा के पेशेंट्स में। तो पहला पॉइंट तो भाई, ये न्यूज तो आप पूरी की पूरी वैसे लिखेंगे ही, ये पूरी ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं, और जो भी बनते हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड बनते हैं, तो ये पूछा जा सकता है, 70% से ज्यादा चांसेस है। तो मैंने आपको क्या बताया कि पहले तो, कि ये कार टी सेल थेरेपी होती है, इसका जब रिजल्ट निकला तो ये पाया गया कि 73% केसेस बी सेल ल्यूकमिया और लिम्फोमा के पेशेंट्स में देखने को मिले। अच्छा, ये थेरेपी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के रिसर्चर्स ने जो है वो इम्यूनो एक्ट के कोलैबोरेशन में डेवलप की थी। क्लियर? इंडिया की कार टी सेल थेरेपी ग्लोबल ट्रीटमेंट्स के कंपैरिजन में काफी अफोर्डेबल है, जो कैंसर पेशेंट्स के लिए एक्सेसिबिलिटी में एक बड़ा एडवांसमेंट है। ठीक है क्या? ये कार टी सेल थेरेपी जो है वो ग्लोबल लेवल पर काफी सस्ती है, और इंडिया में तो ट्रीटमेंट काफी सस्ते होते हैं, आप जानते ही हैं। तो अभी के लिए आपने इतना लिख लिया, अब चीजों को समझने वाली चीज जो है वो समझो। कार टी सेल फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं स्टेट PSC वाले। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स है ना, कार टी सेल। कार टी सेल थेरेपी एक एडवांस्ड कैंसर ट्रीटमेंट है। क्या हो रहा है? इससे कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है,
जिसमें पेशेंट के टी सेल्स यानी कि इम्यून सेल्स को मॉडिफाई करके कैंसर सेल्स को पहचानना और अटैक करना ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। सिंपल शब्दों में, जो कैंसर के सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, उसको आइडेंटिफाई करके मारने में हेल्प करता है कार टी सेल थेरेपी। अगर क्वेश्चन आ रहा है कार टी सेल थेरेपी किस प्रकार से कैंसर ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, तो ये कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई कर लेगा और उसको डिस्ट्रॉय करेगा। जनरली आपने कीमोथेरेपी का नाम सुना है ना, उसमें क्या होता है, उसमें कैंसर सेल के साथ साथ जो एक्चुअल जो सेल्स होते हैं हेल्दी सेल्स वो भी मर जाते हैं। ये स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करेगा। इस प्रोसेस में पेशेंट्स के टी सेल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई करके कार एक्सप्रेस करने वाले सेल्स बनाए जाते हैं। फिर उन मॉडिफाइड सेल्स को लेबोरेटरी में मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर पेशेंट्स की बॉडी में दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। और कार टी सेल यानी कि सिंपल शब्दों में, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को जो है वो और कैंसर के अगेंस्ट जो है वो अटैक करने की क्षमता वाला बनाया जाता है। बस एज सिंपल एज दैट। तो इतना डेप्थ में जाना नहीं है, आप कोई डॉक्टर वॉक्टर की तैयारी नहीं कर रहे हो बनने की, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है। तो इसमें सिर्फ आपसे कार का फुल फॉर्म हुआ तो शायद पूछ लेंगे, या कार टी सेल थेरेपी अभी रिसेंटली न्यूज में थी, वो थेरेपी किसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कैंसर ट्रीटमेंट में ये काफी असरदार है। अब कार टी सेल बॉडी में लंबे टाइम तक परसिस्ट करते हैं, जो कैंसर रिलैप्स के अगेंस्ट सस्टेन इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि कैंसर सेल जाने के बाद दोबारा से ना आ जाए तो उस पर भी काफी हेल्प करेंगे, यानी कि आपके इम्यून सिस्टम को कैंसर के अगेंस्ट जो है वो काम करने के लिए सपोर्टिव बना देंगे। बस एज सिंपल एज दैट। तो ये थेरेपी काफी सटीक और पेशेंट स्पेसिफिक होती है, जो ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी से अलग है। क्योंकि मैंने आपको बताया कीमोथेरेपी में कैंसरियस और हेल्दी सेल्स दोनों अफेक्ट करते हैं। तो ये देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पर, जो चीज मैंने आपको बताई, बस ये आपको पता भी है, आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब एक ट्रायल होता है जिसमें रिलैप्स्ड या रिफ्रैक्टरी बी सेल कैंसर्स, ल्यूकमिया और लिम्फोमा के पेशेंट शामिल थे, जिनके पास लिमिटेड ट्रीटमेंट ऑप्शंस थे। और 51 पेशेंट में से 73% ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया, जो इस ट्रीटमेंट को एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू बना देता है। अब ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं, यानी कि इसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है, सस्ता जो है ये पड़ रहा है। अब कितना क्या सस्ता पड़ रहा है उस पर भी आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट कार 19 के नाम से मार्केट की जा रही है एक ये थेरेपी, इंडिया में 25 लाख रुपए में अवेलेबल है। और कंपैरेटिवली सिमिलर कार टी सेल थेरेपी हाई इनकम कंट्रीज में 3 से 4 करोड़ में जो है वो दी जाती है। देख लो आप भाई, जो हाई इनकम कंट्रीज जो होती हैं 3 से 4 करोड़ रुपए जो कार टी सेल थेरेपी के चार्ज करती हैं, हमारे यहाँ पर 25 लाख रुपए के अराउंड हो जाता है। तो ये लिख लो भाई, इस थेरेपी को नेक्स्ट कार 19 के नाम से भी जाना जा रहा है। ये पूछ सकते हैं नेक्स्ट कार 19 क्या है, ये अभी रिसेंटली न्यूज में था। तो कार टी सेल थेरेपी है ये, कैंसर को ट्रीट करने की थेरेपी। टोटल ट्रीटमेंट कॉस्ट इंक्लूडिंग क्लिनिकल केयर ट्रैवल 8 करोड़ तक एक्सीड कर सकता है। बाप रे, इलाज तो वाकई में भाई बहुत महंगे हो गए हैं बॉस। घर वालों का इंश्योरेंस जरूर करा लेना, एटलीस्ट 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस तो घर वालों का होना ही चाहिए। आयुष्मान कार्ड अगर आप लोगों का नहीं बना है तो बनवा लो, मतलब जो एलिजिबल फैमिलीज हैं वो बनवा सकते हैं। घर वाले आपको शायद मना भी करेंगे कि फालतू पैसा खर्च कर रहे हो, मत मानना उनकी। बोलते ना कि घर वालों की बात माननी चाहिए, सभी बात नहीं माननी चाहिए। क्योंकि कई अब आप इतने समझदार हो चुके हो, यू कैन टेक डिसीजन बाय योर सेल्फ।